तो बेटा ये हमारा पेपर है अक्टूबर नवंबर 2017 और अक्टूबर नवंबर 2017 वेरिएंट 23। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आइएगा, पेपर स्टार्ट करते हैं जरा। क्या कहता है? चेंजेस इन ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन 2014 ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टूड एट 78,000 बिलियन। बोलता है कि 2014 के अंदर हमारा जो ओवरऑल जीडीपी था ग्लोबल वो 78,000। A year later, it had increased to 80,730 बिलियन, यानी कि वो तकरीबन समझ लें 2,730 बिलियन से इंक्रीज हुआ। जीडीपी आपका बढ़ रहा है, यानी कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ओवरऑल दुनिया में बड़े अच्छा बूम का टाइम चल रहा है। इन द पास्ट, countries such as the US and Germany might have been expected to have made the largest contribution to the increase in GDP. China accounted for 20% of the increase in world output in 2015। बोलता है कि असल जो ग्रोथ वैसे हो रही है, चाइना ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। 20% चाइना ने ग्रो किया है 2015 के अंदर। चाइना इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर कंपेटिटर इन द नंबर ऑफ मार्केट्स। चाइना के पास एक स्ट्रॉन्गर कंपटीशन चाइना क्रिएट करी, चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बन चुका है और चाइना के पास इनफ वो है चीजें हैं कि वो एक काफी बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है इन कमिंग ईयर्स। This increased price competitiveness is the result of a number of factors, including maintaining a low exchange rate, providing subsidies to a number of industries, and increased labor productivity। बोलता है ये जो हमारे पास प्राइस बढ़ी है ना कंपेटिटिवनेस की, तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या है? उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स है कि उसका एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो रहा है, गिर रहा है, आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, और आपके पास जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से आपके पास क्या मामला हो रहे हैं? यहाँ पे आपके पास प्राइस कंपैरेटिवनेस बढ़ रही है। However, in 2015, the Chinese government was considering whether to reduce the size of the country's steel industry, possibly by cutting the subsidy receipt। बोलता है कि यार 2015 में चाइनीज गवर्नमेंट ये बात सोच रही थी कि क्या हम लोग सब्सिडी हटा के चाइना में स्टील इंडस्ट्री को कम कर दें। ये चीज वो सोच रहा था। इन फिगर वन, how shows how the market for steel might be affected for such a change। अगर आपके पास सब्सिडी कम हो जाती है तो आपका सप्लाई ऐसे लेफ्टवर्ड आ जाएगा। सप्लाई जब आपका लेफ्टवर्ड आएगा तो इक्विलिब्रियम ई से इवन, और आपके पास प्राइस लेवल बढ़ जाएगी और क्वांटिटी आपके पास कम हो जाएगी। आ गया। Some developed countries have been struggling recently. For example, Australia has seen its economic growth rate declining। ऑस्ट्रेलिया का बेटा जीडीपी गिर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के हालात खराब हुए में। To try to increase domestic economic activity, the Reserve Bank of Australia has cut interest rate। ऑस्ट्रेलिया की रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए बेटा। जब वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो यहाँ पे देखें इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगी, आपकी सेविंग कम हो जाएगी, और आपके मुल्क में बेटा इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट आएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि कैपिटल सस्ता हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इन सारे फैक्टर से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और आपके एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। सही है? क्या क्वेश्चन आया भाई? हाँ, ये इन्होंने इलास्टिक बनाया हुआ डिमांड कर्व का, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोड़े, जब क्वेश्चन पे जाएंगे ना तभी इसके बारे में देखते हैं। अच्छा जी, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आर इंक्रीजिंग इन अफ्रीका। दिस इज इन पार्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज। ऑयल ऑयल और मिनरल को हम लोग यूज कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। These countries have different exchange rate systems and have different record of success in attracting multinational companies। बेटा हर कंट्री का एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, हर कंट्री का सक्सेस रेट रिकॉर्ड करने का तरीका डिफरेंट है, तो सर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आती हैं। Many African countries use protectionist measures, but some are moving towards free market। बोलता है कि बहुत सी इकोनॉमी ऐसी हैं अफ्रीका में जो टैरिफ कोटा वगैरह यूज करती हैं, लेकिन अब सारी किसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गई हैं? फ्री ट्रेड की तरफ। इन मोस्ट डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज द बर्थ रेट इज फॉलिंग। बर्थ रेट आपके मुल्क में बेटा कम तो हो रहा है, यानी कि आपके मुल्क में पढ़ाई लिखाई आ रही है, आप डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गए हैं। The impact of this change is influenced by the relative size of the fall। For instance,
Nauru is one of the smallest countries in the world, having population to only 10,000. Its birth rate fell from 26 to 25 in 2015. यानी कि लोग जो है वो पढ़ लिख रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज आ रही है, हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट चीजों को देख रहे हैं। सवाल आया है कि आपका सक्सेस किस तरह रिकॉर्ड होगा। बेटा सक्सेस का उसने बताया भी नहीं किस तरह रिकॉर्ड होगा, उसने अलग अपने मामला बताया। मैं क्या पता सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहा हो कि आपके पास जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई हो, या आपके पास जो है वो मुल्क में डेवलपमेंट आ गई हो। ठीक है, तो ये चीज आपने उसको बतानी। तो ये सक्सेस रेट। आइडेंटिफाई फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स बताया जी। टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स क्या क्या होंगे? मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। बेटा मनी सप्लाई एक्सट्रैक्ट में तो नहीं लिखा हुआ था। एक आपका इंटरेस्ट रेट आ गया। हाँ तो इंटरेस्ट रेट तो आ गया ना एक आपका। और दूसरा आप लिखेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्यों? क्योंकि बेटा एक्सचेंज रेट जो होता है ये भी मनी के साथ ही लिंक हो रहा होता है ना, पैसे के साथ लिंक हो रहा होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हर वो पॉलिसी जो पैसे के साथ लिंक होती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेटा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो एग्रीगेट डिमांड फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ अ फॉल इन द बर्थ रेट। बेटा बर्थ रेट में आपके पास क्यों फॉल हुआ होगा? आप बता देंगे कि आपके पास इनकम एजुकेशन बढ़ गई है। सही है, एजुकेशन बढ़ने को फिर एक्सप्लेन करें क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि वुमेन ज्वाइनिंग लेबर फोर्स। तो उसकी वजह से वो काम पे होंगी तो उनको टाइम नहीं मिल पाएगा बाकी फैमिली वगैरह बनने बनाने का। अच्छा, आप यहाँ पे कह सकते हो राइज इन इनकम, जिसकी वजह से आप जो है वो अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ गया है। सही है, तो ये दो बातें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन, बेटर हेल्थ केयर, दो बातें आपने एक्सप्लेन करनी है। कैलकुलेट यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर्स ऑफ चाइनाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इन 2015। बेटा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ आपके पास कितनी थी? ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ आपके पास थी यहाँ पे, इधर था, यहाँ पे था ना। हाँ ये लिखा हुआ बोलता है कि largest contribution to the increase in GDP, China accounted for 20% of the increase of real GDP in 2015, the world GDP in 2015। तो 2015 में आपका जीडीपी कितना था बेटा? 2015 में आपका जीडीपी था जीडीपी चाइना अकाउंटेड फॉर, चाइना अकाउंटेड फॉर ये था ना। हाँ ये देखिए ना, पहले इतना था फिर इतना हो गया, 78,000 से वो हो गया 80,730 पे। यानी कि कितने से इंक्रीज आया? 80,730 माइनस 78,000, कितने से इंक्रीज आ रहा है? 2,730 से आ रहा है, सॉरी 2,730 से आपके पास इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, 2,730 से इंक्रीज आ रहा है। कैलकुलेट करें जरा, 20% निकाल के दे मुझे। अच्छा, 20% जरा कैलकुलेट करके मुझे दें कितना आ जाएगा इसका आंसर पे। 546, 546 बिल्कुल सही है। ये आपका सॉरी बिलियन, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 मार्क। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन नोरू इन 2015। नोरू के बारे में बताया हुआ है कि 2015 में कितने आपके पास चिल्ड्रन पैदा हुए थे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो चिल्ड्रन थे 10,000 की आपकी पॉपुलेशन थी, अब जो है वो कितने हो गए हैं? 26 से 25 पे चले गए हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ ओनली 10,000, इट्स बर्थ रेट फेल फ्रॉम 26 टू 25 इन 2015। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करें, बोलते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पैदा हुए हैं भाई। तो यहाँ पे आप देखो
हाँ, यहाँ पे आप देखो, आपके पास बर्थ रेट पहले कितना हो गया, 25, यानी कि अब आपके पास कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? अब आपके पास 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। तो पर ईयर के हिसाब से, या जो भी हमारे पास हिसाब किताब चल रहा है। सही है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2015 का आपसे पूछा हुआ है। 2015 की और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी आपको। पॉपुलेशन ऑफ ओनली। कौन सा समझ नहीं आया बेटा आपको? सोनिया, क्या समझ नहीं आया आपको? बेटा बर्थ रेट फॉल इस तरह हुआ होगा ना, एजुकेशन से और इन चीजों से आपके पास हुआ होगा ना बर्थ रेट फॉल। हाँ, कितने से हुआ तो उसको देख रहे हैं ना अभी। यहाँ पे देखिए, आपके पास पहले 26 बच्चे पैदा होते थे, अब आपके पास बच्चे हो रहे हैं 25। यानी कि 25 की तरफ आप आ गए हो, 26 से 25 पे आ गए हो। तो अब यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है इसकी मार्किंग स्कीम गलत है। इसकी मुझे मार्किंग स्कीम गलत लग रही है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दें। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको छोड़ दें। ये मैं देख के फिर आपको बताऊंगा, इसकी मुझे मार्किंग स्कीम गलत लग रही है। डी पे आए। Analyze using PPC diagram how the discovery of new oil reserves would affect the economy। बेटा जब नए ऑयल रिजर्व्स आपको मिल रहे होंगे, तो आपके पास वो होता है कि आपके मुल्क में पोटेंशियल बढ़ता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह बन रहा होगा, इधर आपके पास गुड बाय आ गया, इधर आपके पास गुड एक्स आ गया। ठीक है। ये आपका इनिशियल पीपीसी था, ए बी। वो ऐसा राइट पर शिफ्ट कर देगा, सी डी। यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ऑयल रिजर्व जब आपको मिले, एक लाइन आपने उसको एक्सप्लेन करने की बता देना। सही है, एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देना। डिस्कस whether a firm would benefit from a fall in its currencies in its country's exchange rate। एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब क्या है कि वो आपसे बोलता है, अगर आपकी कंट्री में डेप्रिसिएशन हो रही है, तो क्या आपको फायदा होगा या नहीं होगा। तो आपको बेटा पहले तो पूरे बेनिफिट्स बताने। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे आपके, पार्ट ई है ना ये। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, और आपके पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इंपोर्ट की प्राइस आपके लिए बढ़ेगी, इंपोर्ट की क्वांटिटी आपके लिए कम हो जाएगी, और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें चले जाएगा, सरप्लस के अंदर चले जाएगा। ठीक है। सर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, हमारी करेंसी बेटा, हमारी करेंसी। सही है, तो ये बात आपने बता दी है। अच्छा, फिर आप उससे बोलेंगे कि यार हमारे पास लोग डोमेस्टिक में खर्च परचेजिंग करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे हमारा जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिवनेस हम लोग क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ये भी एक पॉइंट हमारे फेवर में आ गया। हाउएवर, हाउएवर, अगर मैं बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो, अगर मैं बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ जिसकी डिमांड इनलास्टिक है, तो रॉ मटेरियल अब एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंपोर्ट की प्राइस अपने लिए ज्यादा से बढ़ेगी, इंपोर्ट की क्वांटिटी अपने लिए सिर्फ हल्की सी कम होगी। और बेटा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मेरे पास डिमांड इन इलास्टिक है तो। ठीक है। करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा, हमारे तो इन्फ्लेशन आएगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। यहाँ पे देखो ना, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, और आप डोमेस्टिक पे आ रहे हो, और आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा। मुल्क में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है। लॉन्ग रन में रिसेशन, ये आपने सारी बातें आप एक्सप्लेन कर दी। हम लोग कौन सा करे थे, ई। एफ पे आओ। एक्सप्लेन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फिगर वन व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द मार्केट ऑफ स्टील इन चाइना। अच्छा भाई,
भैया आपने पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपके पास सप्लाई कम हो रही है, इक्विलिब्रियम ई से ई बन आ रहा है, आपके पास प्राइस लेवल P1 से P2 जा रही है, डिमांड हल्के से कम हो रही है क्योंकि डिमांड जो है वो इनलास्टिक बनी हुई है। ठीक है, आपने ये बात उसको बता देना है। और सप्लाई को देखे, सप्लाई का भी कर्व वैसे मुझे स्टीपर ही नजर आ रहा है, तो सप्लाई भी आपका इनलास्टिक ही है, तो ये बात आप उसको बता दें, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर एडी इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेदर एंगेजिंग इन फ्री ट्रेड इंक्रीजेस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री। बेटा फ्री ट्रेड के आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं, आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके साथ एसोसिएट होती हैं, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, जीडीपी बढ़ रहा होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं, आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट आ रही होती है, मुल्क को, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहे होते हैं, तो ओवरऑल ये बेनिफिट, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। हाउएवर ड्रॉबैक क्या है भाई, कि आपके पास वही डंपिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि डंपिंग वाली प्रॉब्लम आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है, कि डंपिंग ना हो जाए। बहुत से लोकल बिजनेसेस हैं जो कि आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं क्योंकि वो अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पाते, और वो बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। सही है, ये चीजें आपने बता देनी है। आप बोलेंगे प्रोटेक्शनिज्म नहीं होगी, तो हो सकता है कि मेरे पास इम्पोर्ट इतनी ज्यादा हो रही हो कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ये मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में जाना स्टार्ट हो गया है, तो ये बात आप उसको बता दोगे। समझ में आई ये बात, क्लियर है। सेक्शन बी की तरफ जा रहे हैं बेटा, आ जाए। इन सऊदी अरेबिया 6 और 5 वाले डिस्कस से कितने पॉइंट बेटा, वही दो दो तीन तीन, दो तीन फेवर में, दो तीन अगेंस्ट में, बस ये बात है आपने बता। In Saudi Arabia, output of cement has risen as a result of an increase in demand for the construction industry for building houses, schools, hospitals, and roads. The market for cement is also being affected by price changes, export bans, and mergers between companies making cement. तो क्वेश्चन पूछता है सर, रिसेशन और इन्फ्लेशन क्या सेम होते हैं? नहीं बेटा, रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों अलग चीजें होती है। रिसेशन में लोगों के पास पैसा नहीं होता, जॉब्स नहीं होती। इन्फ्लेशन में फिर भी कभी कभार पैसा आ जाता है आपके पास, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आए, डिफाइन डिमांड, बड़ा ही कुछ ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया। एक्सप्लेन टू रीजन वाई कंट्री माइट वांट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट। दो रीजन कंट्री क्यों एक्सपोर्ट्स को अपना रोकना चाह रही है। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके। अपनी डोमेस्टिक डिमांड तो कवर कर लो ना, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा रखोगे तभी तो आपके पास आगे आपके लोग खुश रहेंगे। बेटा एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इम्पोर्ट की बात नहीं हो रही, डंपिंग नहीं आएगा यहाँ पे। टू कीप प्राइस लो, जाहिर सी बात है, अगर अपने पास सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट के अंदर, हमारे पास अगर सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट के अंदर सीमेंट वगैरह की, तो उससे प्राइसेस वगैरह आपकी कम रहेंगी। एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगे होंगे? नहीं बेटा, एक्सपोर्ट पे टैरिफ कहाँ लगता है। अच्छा, ये आपने दो बातें बता दी, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। Analyze how information on the price elasticity of demand for its product can influence a firm's pricing decision। यानी कि यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर, और ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट शॉर्टेज इंटरनेशनल मार्केट में होगी सारा, डोमेस्टिक में नहीं होगी। हाँ, तो आप ये कह सकती हो कि जब इंटरनेशनल मार्केट में आप प्रोडक्ट शॉर्टेज कर रहे हो तो आप प्राइस अपनी बढ़ा सकते हो, एक्सपोर्ट प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, ये बेनिफिट आप लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा। एनालाइज हाउ इंफॉर्मेशन ऑफ पीईडी कैन बी लिंक्ड विद प्राइस चेंजेस। तो आप पहले तो आपने डिफाइन किया पीईडी, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे पीईडी क्या होती है, तो आपने फॉर्मूला लिखा, आपने इलास्टिक का बताया, आपने इलास्टिक का बताया, आपने यहाँ पे दोनों की एक एक डायग्राम बनाई,
अब आप लिंक करो उसको रेवेन्यू के साथ, प्राइसिंग के साथ, कि इलास्टिक है, प्राइस हल्की सी कम करोगे क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, आपके पास रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन इलास्टिक है, प्राइस ज्यादा से बढ़ाओगे क्वांटिटी हल्की सी कम होगी, आपके पास रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें बताओ। इलास्टिक में कम प्राइस से रेवेन्यू मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बातें बताएं अपने एग्जामिनर को। डिस्कस वेदर अ मर्जर ऑफ टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री विल बी लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये बोलता है कि अगर दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं तो क्या प्राइस लेवल कम हो जाएगी। बेटा एक बात तो ये समझो कि जब दो कंपनीज आपस में मर्ज करेंगी ना, हाँ तो बनाओ, कितने बड़े ग्राफ थे। जब दो कंपनीज आपस में मर्ज करेंगी ना तो प्रॉब्लम पता है किस चीज का है, प्रॉब्लम है मोनोपोली का। जिस तरह जैज वाले थे, ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज कर गई, आपस में टेक ओवर कर गई, तो ये लोग अब मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने बतानी है कि यार ये मोनोपोली का डर क्रिएट कर सकता है। अच्छा दूसरी बात, अब उसने बोला कि टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं। जब वो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है ना, और वो जब एक दूसरे को मर्ज या टेक ओवर कर लेती है, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन। के इंडस्ट्री सेम है, आउटपुट के बारे में नहीं बताया हुआ कि वो कौन सा है, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आप बेनिफिट्स के ऊपर आओ। बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कि आपको मिल रहा है इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी और आपकी प्राइस लेवल कम हो जाएगी। सही है। आपके पास इनोवेशन आएगी, कंपेरेटिवनेस आएगी, जिससे मुल्क के अंदर प्राइस लेवल जो है वो कम रहेगी, तो ये बात आप उसको बताएंगे। कंपेरेटिवनेस आ गई। वो तो बेटा ड्रॉबैक्स है ना, उस पर जाते हैं। अच्छा, आप प्राइसेस कम कर सकते हैं, आप क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको मिल रहा है। हाउ एवर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या होगा, कि वो क्या क्रिएट हो सकती है, मोनोपोली। और वो फिर क्या पता कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करे अपनी प्राइसिंग और अपनी क्वालिटी के थ्रू, कंज्यूमर को तंग करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा वो ओनर्स वो जो है वो क्या कहते हैं अपनी मनमानियां करे। सही है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कंपेरेटिवनेस कम नहीं होगी क्योंकि कंपेरेटर्स तो मर्ज हो गए ना। मैं बाकियों के लिए बात कर रहा हूँ, बाकियों के लिए फिर डर वाली बात है ना, वो लोग उससे डरेंगे। जैज बारे से सब लोग डरते हैं। अच्छा, हो सकता है कि अगर मैं काफी लंबा काम करता रहूं तो इकोनॉमीज की वजह से मेरे पास डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मैं चला जाना शुरू कर दूं। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, बेटा हम लोग पार्टनर नहीं बने हैं, हम लोगों ने मर्ज किया है, मिल गए हैं। पार्टनर अलग हिसाब होता है, मर्जिंग का अलग हिसाब होता है। वो एक ही कंपनी बन गई है, वो ओनर एक ही होंगे दोनों के, तो अब वो सारा प्रॉफिट वो उस हिसाब से चलेगा, तो प्रॉफिट का ज्यादा कोई वो नहीं होता मामला। सही है, तो ये बात आपने उसको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जून 2015 ट्रेड यूनियंस इन अर्जेंटीना डिमांडेड हायर वेजेस एंड लोअर टैक्सेस। सही है भाई। ट्रेड यूनियन में अर्जेंटीना की जो थी उन्होंने बोला कि हमारे पैसे भी बढ़ाओ और हम लोग टैक्स भी कम देंगे। As well as pressure for increased wages of the economy was facing a number of other challenges. It was trying to promote the information of public limited companies and economic growth. Identify two reasons why government imposes taxes. दो रीजन गवर्नमेंट टैक्स क्यों बनाती है, ताकि वो रेवेन्यू अपना कमा सके। सही है, ताकि वो ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सके, ताकि ये पैसा जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कोई सी भी दो बातें आपने लिखनी है। तो रिड्यूस बेटा वो रिडिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गेन फ्रॉम बीइंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। एनालाइज हाउ अ कट इन टैक्स रेट कुड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। बोलता है कि अगर मैं टैक्स की परसेंटेज को कम कर दूंगा तो उससे आपका टैक्स रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा आइएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास अगर गवर्नमेंट ने बोला कि यार पहले 20% टैक्स था गाड़ी के ऊपर, अब खाली 5% टैक्स है, यानी कि गाड़ी के ऊपर अब आपने कितना टैक्स पे करना है, गाड़ी के ऊपर अब आपने सिर्फ 5% टैक्स पे करना है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग इनकरेज होंगे ना गाड़ी खरीदने के लिए। तो ज्यादा लोग जब इंकरेज होंगे गाड़ी खरीदने के लिए, सेम के यहाँ पे हमारे पास बिजनेस के हिसाब से, अगर बिजनेस के ऊपर से गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देंगे तो ज्यादा लोग इनकरेज होंगे टैक्स बिजनेस बनाने के लिए। टैक्स रेट क्योंकि कम हो गया तो इंसेंटिव फॉर वर्क जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा।
और लोग जब अब कम लोग, अब ज्यादा लोग हैं, कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट का ओवरऑल हो सकता है कि रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है। अच्छा। और जब टैक्स रेट कम होता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ता है, ये चीजें आपने उसको बता दी। अच्छा। एम्प्लॉयमेंट होगी, हाँ वही वाली बात है, एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करते हो तो उससे आपके पास स्पेंडिंग के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, तो फिर उससे वही वाली बात है कि भाई एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्कस whether an economy would benefit from an increase in the strength of its trade unions। बेटा ट्रेड यूनियन के आपने बेनिफिट और ड्रॉबैक बताने बताना है कि पहले ट्रेड यूनियन होता क्या है, ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है, और हो सकता है कि वो ज्यादा पैसे, अब ये जो इसने बात कही थी यहाँ पे, क्या पता वो ये बात अचीव कर ले, तो आप ये बात भी उसको बताएंगे। अच्छा, अब ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होने के क्या एडवांटेजेस है? अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगा तो बेटा आपके मुल्क में वर्करों को एक प्रॉपर निजाम मिलेगा, इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन अच्छी होंगी, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ कंडीशन अच्छी, वर्किंग कंडीशन अच्छी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे सामान की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है, हमारा नाम बढ़ रहा होगा, ये बात आपने उसको बतानी है। अच्छा, फिर आप बताएंगे कि बेटा वर्कर मोटिवेटेड रहता है। बेटा कितने एडवांटेज कितने डिसएडवांटेज, तीन तीन बहुत है, तीन तीन मोर देन एनफ। अच्छा, आप जी उसको बताएंगे कि आपके मुल्क में फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स बढ़ेगी। हाउ एवर, अगर ट्रेड यूनियन पावरफुल है तो पंगेबाजी करेगी, बार बार आके बोलेगी जी वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ने से फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जब फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो कुछ वर्कर को फारिग करना स्टार्ट कर दे, रिडंडेंसी जिसे कहते हैं। तो रिडंडेंसी बेटा अगर बढ़ेगी तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ना। प्लस स्ट्राइक्स वाली बात, तो बार बार पंगे करेगी, स्ट्राइक मार देगी, स्ट्राइक मार देगी, तो उससे तो मुल्क का भी नाम खराब होता है, प्लस हमारे पास ट्रेड यूनियन का भी नाम खराब होता है। वेज प्राइस स्पाइरल वाली बात को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपने यहाँ पे बतानी है, और सिर्फ फर्म का प्रॉफिट गिर जाएगा, ये सारी। क्वेश्चन नंबर 4। In August 2015, China devalued its currency, the yuan. Chinese government was trying to increase output, including the output of food that had experienced a slowdown in its economic growth. However, some other countries had actually experienced a decrease in output. One of the causes of the decline in economic growth in some countries was problems connected with their commercial banks. Some commercial banks were at risk of going out of business, defined devaluation, a deliberate decrease or fall in the value of the currency of country. Explain two disadvantages of a decrease in the country's output। बेटा अगर आपका जीडीपी गिर रहा है तो उससे क्या आपको क्या दो डिसएडवांटेजेस मिलेंगे? दो डिसएडवांटेजेस, पहला तो देखे आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, सही है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा आपका, कि आपका जीडीपी गिरना, अच्छा आउटपुट तो लिखा हो सर, आपके मुल्क में जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, ये बातें आपको उसको यहाँ पे बतानी है। इनएफिशिएंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ यही सारी बात। Analyze the effect on the market of food of an increase in population combined with a prolonged period of bad weather। यहाँ पे आए जरा, अब ये जरा सा टेक्निकल ग्राफ है, इसको जरा समझना, हाँ यहाँ पे देखो, प्राइस, क्वांटिटी, ये आपका बेसिक इक्विलिब्रियम बन गया, डिमांड और सप्लाई, सही है, सप्लाई डिमांड, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, सही है। अच्छा, अब सुने, बोलता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब कि आपकी डिमांड बढ़ गई, सही है, डी से D1, फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बैड वेदर, यानी कि आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है, आपकी सप्लाई कम हो रही है, इक्विलिब्रियम ई से E1, आपके पास प्राइस लेवल बढ़ गई P से P1, जबकि क्वांटिटी वही है, सही है। तो बेटा जी आप इसको बताएंगे, आप बोलेंगे कि हमारे पास सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम ई से E1 जाएगा,
जिसके अंदर लाजमी सी बात है कि हमारी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी क्या है हमारी, क्वांटिटी बढ़ भी सकती है और क्वांटिटी हमारी कम भी हो सकती है। नहीं बेटा, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आप इसको कहोगे, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं कहोगे, ये ड्यूअल इफेक्ट है, ये ड्यूअल इफेक्ट है। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो सकती है, अगर मैं सप्लाई का थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाता तो क्या पता क्वांटिटी में फर्क आ जाता। ठीक है, ये बात आपने उसको बतानी है। डी पे आए। नहीं बेटा, पीपीसी क्यों बनाओगे जब उसने आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे आपको, डिमांड और सप्लाई की बातें की हुई है ना, कि आपके पास पॉपुलेशन बढ़ गई है, और आप पॉपुलेशन किस तरह शो करेंगे पीपीसी के अंदर, ये बताओ। सर हम ग्राफ पे फिर क्वांटिटी क्यू वन आई नहीं, तभी तो लिखा है क्वांटिटी अनसर्टेन है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। अब देखिए ना, मेरा सप्लाई कर्व अगर फॉर एग्जांपल नया वाला कुछ ऐसे बन रहा होता, तब नया इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पे बनता, तब क्वांटिटी में चेंज आता, लेकिन प्राइस तो अभी भी बढ़ी रही है ना। तो वो यही बात लिखी हुई है कि जब आप लोग इस तरह के कर्व बनाते हैं, तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बना रहा है। अब मेरे बनाने के हिसाब से क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस दिख रही है कि हाँ बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी क्या रहेगी, अनसर्टेन आपके पास रहेगी। सही है जी, ये बात आपने उसको बता देनी है पूरी। डिस्कस वेदर अ सेंट्रल बैंक शुड lend टू कमर्शियल बैंक which get into financial difficulties। क्या कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से हेल्प लेनी चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा, तभी तो डिमांड बढ़ाई है, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना। क्या कमर्शियल बैंक को, क्या सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक की हेल्प करनी चाहिए, देख लेते हैं। बेटा एक चीज अगर आप लोग याद करो, सेंट्रल बैंक के बारे में एक बात बताई थी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई कमर्शियल बैंक फेल हो रहा होता है ना, तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक उसको लोन देके बचा लेता है, क्योंकि उसे अनएम्प्लॉयमेंट से बचना होता है ना, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट से बचना होता है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देके बचा लेती है। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर वो कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देगी तो कमर्शियल बैंक को लोन देगा कौन, क्योंकि वो आपस में तो लोन लेते नहीं है, क्या वो बाहर से लोन लेके आएंगे क्या, तो ये बात आपको बतानी है उसके अंदर। अच्छा, फिर आप इसको बताएंगे कि यार हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कि अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल उतनी ही रहेगी, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, जिससे हो सकता है चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और बचत हो सकती है आपके मुल्क के अंदर। सही है, तो लेकिन ड्रॉबैक में आप क्या बोलेंगे कि यार कमर्शियल बैंक का रिस्क है भाई, सेंट्रल बैंक का सॉरी रिस्क है, अगर वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है तो रिस्क है। अगर वो फिर भी फेल हो गया तब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, तब वो आईएमएफ के पास जाएगा भीख मांगने। सही है, ये बात आप उसको बताएंगे। और फिर वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही पैसा सेंट्रल बैंक कहीं और लगा देता, डेवलपमेंट पे लगा देता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देता। सेंट्रल बैंक के लिए कभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का रूल लगा सकती है अगर इकोनॉमी, नहीं बेटा, सेंट्रल बैंक तो होता ही गवर्नमेंट का बैंक है ना। आप एक बात बताएं, अगर मैं आपको नोट छापने की मशीन ला के दे दूं, आप एक प्राइवेट इदारा है, तो आप तो नोट ही छापती रहेंगी ना हर वक्त, आप ये थोड़ी सोचेंगे कि मुल्क पे क्या होगा। इसीलिए ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, प्राइवेटाइज नहीं होती कभी भी सेंट्रल बैंक। क्लियर है, समझ गए।